हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम, और अपनी पढ़ाई खूब जम करके कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका अमन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके शानदार सेशन और इस शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का यह शानदार प्लेटफॉर्म आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने के लिए उपस्थित हैं आपकी गोधुली पाठ से पद्यखंड को। पद्यखंड हम लगातार लेकर के चल रहे हैं और यही उम्मीद करता हूं कि आप सब एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पद्यखंड एक ऐसा पाठ है बाबू, अगर आप मन लगा करके पढ़े ना तो सबसे ज्यादा आनंदित होंगे। और कहा भी जाता है ना, पद्य को आप गायक के रूप में भी उपस्थित कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इस बात का सदुपयोग करते हुए आगे इस अपने शानदार सेशन को बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो बच्चा पहली बार जुड़ा हुआ है या जो भी व्यक्ति हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि हमारा जो ये YouTube चैनल है जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का ये प्लेटफॉर्म सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक जगह से कराता है और सारे कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बिंदास रहें, मौज से हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें और यही आशा करता हूं कि आप सब इसी तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़े रहेंगे। और आगे हम बता दें आपको, हमारा ये पीडीएफ, आपको ये जो भी पीडीएफ प्रोवाइड होता है ये हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, दूसरा है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, इस दोनों चैनल पर आपको टेलीग्राम चैनल पर यहां पर आपकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप सबको ये बातें नॉर्मली समझ में आ गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि अगर आप कमेंट करने में असमर्थ हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप पॉसिबिलिटीज है कि आप कमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे। इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पर प्राप्त होगी अगर आप बेल आइकॉन को दबाते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे, जितना आपके भाई बहनों तक जाएगा भाई, उतना मजा आने वाला है। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। आज जैसा कि जो पाठ है हमारा, यह पाठ बड़ा शानदार है, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पाठ की एक अलग खासियत है। आपके जीवनानंद दास ने इसको लिखा है। तो ठीक उससे पहले हम लोग बात करेंगे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में और इन्होंने किस बारे में चर्चा की है इस पाठ के अंतर्गत, वो देखेंगे। तो बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। अब बांग्ला की बात करें, अगर बंगाल की बात करें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद, रविन्द्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। अगर कहा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद अगर किसी ने इस बात की महत्वता को कायम रखा और अपनी इस बांग्ला साहित्य की बात करें अगर हम, या बांग्ला में साहित्य, हिंदी साहित्य की बात करें, तो इसका योग्य नेतृत्व इन्होंने किया। किन्होंने? जीवनानंद दास जी ने। किसके पश्चात? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पश्चात। इन कवियों के सामने बड़ी चुनौती के रूप में था रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य, क्योंकि रविन्द्रनाथ जी जो भी लिखते थे वो स्वच्छंद लिखते थे, कोई उन पर दबाव नहीं रहता था, वो फ्रीली लिखते थे बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दबाव के। और स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। देखा जाए तो यथार्थवादी भूमि तलाश करना इनकी सबसे बड़ी क्या थी? महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरी चीज, इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। इसमें अगर सबसे ज्यादा भूमिका निभाया किसी ने तो वह कौन है? जीवनानंद दास जी हैं। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस करके उसकी जड़ों को पहचाना। इन्होंने यहां पर रच बस करके क्या किया? इनकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उसे क्या किया इन्होंने? अपनी कविता में जो है स्वर दिया। और उन्हें बंगाल जीवन में रच बस करके उसकी जड़ों को पहचानने के साथ साथ अपनी कविता में जो स्वर दिया, तत्पश्चात उन्होंने भाषा, भाव और दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि इनकी भाषा, इनके भाव, इनकी दृष्टिकोण, इनकी शैली सब कुछ अद्वितीय रही। इनकी जीवन दृष्टि को क्या किया? प्रतिष्ठित किया। इनके जीवन को एक प्रतिष्ठा के सम्मान तक पहुंचाया। क्लियर है जी? शाबाश। आगे देखें तो सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ। इनकी मृत्यु का कारण क्या रहा? कि एक ऐसी दुर्घटना हुई जो कि पॉसिबल नहीं थी, और ऐसी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई सन 1954 में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। बेचारे केवल 6 ही काव्य संकलन ये दे पाए थे और उसी में ऐसी घटना हो गई। तत्पश्चात बेचारे ये समस्या में चले गए। अब भाई समस्या का मतलब आप समझ ही सकते हैं,
इनके साथ ऐसी दुर्घटना होगी तो कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो इनकी यह समस्या रही और ये मर्मांतक दुर्घटना में चले गए। और इनकी जो प्रकाशित हुए हैं संकलन झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, ये इनकी रचनाएं रही। और उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, बेला बेला काल बेला, मान विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। ये सारे इनकी जो रचनाएं रही हैं वह निधन के बाद प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने इसकी रचना, भाई रचना तो पहले ही की थी लेकिन मरने के बाद ये प्रकाशित हुए हैं। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। सोचिए 100 कहानियां और 13 उपन्यास इनके प्रकाशित हुए। और वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई। किसको भैया? वनलता सेन को। इनको रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता संज्ञा दी गई। और वस्तुतः यह कविता जो थी बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसकी? बहुत प्रकार से आपकी भावनाओं को दर्शाता है, हर प्रकार की भावनाओं को आपको प्रदर्शित करता है। और निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। किसको? वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यहां समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा, यहां पर इस कविता के माध्यम से अगर हम देखें तो यहां पर हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। इसको आपने किसने कन्वर्ट किया? अनुवादित किसने किया है? प्रयाग शुक्ल जी ने, क्योंकि इन्होंने बांग्ला में लिखा है और इसको हिंदी में रूपांतरण किया है आपके प्रयाग शुक्ल ने। भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है और यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है, बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध कविता है। और कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा अपने परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। एक अलग तरह का प्रेम इनमें झलकता है। और अगर देखें तो कविता में जो कवि की अपनी मातृभूमि तथा परिवेश के प्रति जो इनका प्रेम है यह बहुत ही ज्यादा शानदार है। और बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। क्या चीजें हैं इसमें भैया? सम्मोहन है। किसके प्रति? नैसर्गिक के प्रति। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों एवं सांकेतिक रूप का प्रदर्शन किया हुआ, जैसा कि बंगाल फेमस है। ऐसे आर्ट्स के लिए तो बंगाल बहुत सुप्रसिद्ध है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि को प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। देखा जाए तो एक अलग तरीके से यह प्रकट होती है। क्लियर है बाबू? शाबाश बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज शानदार कविता को और बात करते हैं इस पर क्या कहते हैं। ये यहां पर भक्तिमय है भाई, मातृभूमि के प्रति ये जो प्रेम है इनका, लौट कर आऊंगा फिर। भाई ऐसा तो प्रण सब करते हैं, हर भारतीय सैनिक करता है कि भाई चाहे कुछ भी हो, भले ही मर जाऊं लेकिन मैं लौट कर आऊंगा अपने देश की रक्षा के लिए। जैसा कि इसका बहुत सही सटीक उदाहरण आपके मेजर शैतान सिंह अच्छे से जानते होंगे आप, है ना? तो बिल्कुल बाबा हरभजन सिंह, तो खेत है जहां धान के बहती नदी, खेत है जहां धान के बहती नदी। खेत कहां है भैया? जहां धान के जो है नदियां जो है बह रही हैं, जहां धान है, के किनारे फिर आऊंगा लौट कर। कहां लौट कर आएंगे भैया? उसी खेत है जहां मैं लौट कर आऊंगा फिर। खेत है जहां खेत है धान के, जहां धान के खेत हैं वहां लौट कर आऊंगा। बहती नदी, जहां नदियां बहती हैं, के किनारे फिर आऊंगा लौट कर, उसी के किनारे मैं फिर लौट कर आऊंगा। एक दिन बंगाल में नहीं शायद, एक दिन कहां आएंगे? बंगाल में आएंगे। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबिल। और शायद तब मैं मनुष्य ना रहूं, तब मैं क्या रहूंगा? तब मैं अबाबिल रहूंगा। या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नहीं, या फिर हो सकता है कि कोई नया कौवा, कोई नया पक्षी आए, क्योंकि कौवा आता है भाई नया, एक गेस्ट के तौर पर आता है। और धान की फसल पर जो, जैसा कि धान पर जो है एक नई नई जब टोहन आती है, जब नई नई फसल आती है, उसकी बात करते हैं। और कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक, जब कोहरा जो है छाने लगता है तब से लेकर के कटहल की छाया तक, कटहल की छाया तक की बात करते हैं।
और भरता पेंग आऊंगा एक दिन, और भरता पेंग आऊंगा एक दिन। और कहने का आशय यह है कि एक दिन भरता हुआ सारी चीजों को मैं प्रदर्शित करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, भाई हो सकता है कि किसी किशोरी का मैं क्या हो जाऊं, हंस बन करके आऊं। और फिर क्या करते हैं, घुंघरू लाल पैरों में, भैया पैरों में जो है घुंघरू बांध कर आऊंगा, किसी किशोरी का हंस बन करके आऊंगा। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। और भैया ये कह रहे हैं मैं केवल और केवल तैरता रहूंगा दिन दिन भर पानी में। कहां पर, पानी में भैया। और ये कहते हैं कि गंध जहां होगी ही हरी घास की, घास की। तो किसी किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल पाल पैरों में बांधे आएंगे और हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूंगा। जो गंध जहां होगी ही हरी घास की, वही हरी हरी घास की जहां पर गंध होगी वहीं पर आऊंगा। नदियां, आऊंगा मैं जरूर आऊंगा। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगी। और जब हमारी नदियां जो है मैदान की बंगाल की बुलाएंगी, जब बंगाल की नदियां ये मैदानी नदियां जो है हमें बुलाएंगी, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। जिसे नदी क्या करती है, जिसे धोती रहती है सजल किनारे पर, अगर बात करें तो हर पल ये धोती रहती है। और शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। और अक्सर तुम शाम को उस समय देखोगे, क्या देखोगे, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। किसको देखोगे, तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शाम के समय देखिए उल्लू जो है अक्सर उड़ा करता है, या अक्सर जो है शाम को वक्त दिखता है। कब, गोधूली के समय, जब आधी रात आधा दिन होता है। गोधूली बेला में, आधी रात और आधे दिन में, जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था, उस समय ही आपका उल्लू दिखता है ज्यादा से ज्यादा। तो शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। और कपास क्या होता है, जो कॉटन रुई होती है, रुई का जो पौधा होता है उसको कपास कहते हैं। उसके पेड़ पर उसकी बोली। और घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। और हो सकता है कि जब मुट्ठी भर करके घसीली, उस पर जब घास जमा होता है, घसीली उसको बोलते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, चावल छींट देंगे, मुट्ठी भर भर के चावल फेंकेंगे। शायद कोई बच्चा उबले हुए, शायद कोई बच्चा उबले हुए देखोगे रुपया के गंदले से पानी में, और रुपसा के गंदले से पानी में, अर्थात या फिर रुपया नदी के मटमीले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते, या फिर रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखोगे। किसको देखोगे, रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, जहां गंदा सा पानी होता है जहां पर नाव लिए जाते हुए देखोगे। उड़ते फटे पाल की नाव, उड़ते फटे जो है पाल की एक नाव को देखोगे। और लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। भैया खूब सारस, रंगीन बादल होगा और सारस जो है अपने घर की तरफ वापस आ रहे होंगे। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना। और मैं उसी समय आऊंगा और उसी समय मैं अंधेरे में आपको दिखूंगा। तुम देखना, मैं जरूर उसी समय आपको दिखूंगा। तुम देखना, मैं उसी समय आपको दिखूंगा। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कविता। और उम्मीद है कि इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको आपको ना समझ में आया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कविता के साथ। कविता के साथ का हम अभ्यास प्रश्नावली देखेंगे। मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। बाकी आप हमारे डीएलएस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप गूगल करेंगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। बाकी मैं यहां पर आपको पूरा अभ्यास प्रश्नावली करवा दे रहा हूं, समझा करके करवा दे रहा हूं। बाकी वहां पर आप लिख सकते हैं। देखिएगा, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है, किस दिन आने की बात करता है। कवि बंगाल के बारे में बात करते हुए कहता है कि प्राकृतिक छटा को बिखेरते हुए बंगाल में, जो प्राकृतिक छटा को बिखेर रहा हो, किसको बिखेर रहा हो, प्राकृतिक छटा को, ऐसे बंगाल में आने की बात करता है जहां पर प्रकृति अपने डोरे डाली हो और प्रकृति चीजों को चल रहा हो। जहां जिस बंगाल में धान के खेत हैं, नदियां हैं, धान के फसल पर छाए हुए कोहरे एवं कटहल की छाया, और साथ ही साथ सुखद वातावरण है, जहां पर कोहरे की छांव है और कटहल तक जो है धूप की छांव आ रही, ऐसी जगह पर ये लौट कर आने की बात करता है। और आगे कहता है कि कटहल की छाया सुखद वातावरण उपस्थित करते हैं, उस बंगाल में पुनः लौट करके आना चाहता हूं।
और ये मेरी बलवती इच्छा, ये मेरी सार्थक इच्छा है। और बंगाल की घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाहट, सारस की शोभापन, अनुपम छवि और बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं स्मरणीय छवि को निहारते हुए उसका जिक्र करते हुए कहता है कि मैं इस प्राकृतिक छटा में आना चाहता हूं, मैं इस प्राकृतिक छटा के लिए आना चाहता हूं, इसी छटा में आना चाहता हूं। अगला प्रश्न, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? देखा जाए तो कवि अगले जीवन में अपनी मातृभूमि से उत्कृष्ट प्रेम है और बंगाल की धरती से इतना स्नेह है कि वह अगले जन्म में भी किसी रूप में इसी धरती पर आने के लिए तैयार है। वह हर जन्म में वह इसी धरती पर आने के लिए तैयार है। हर जन्म में वो चाहता है कि मुझे यहीं पर जन्म मिले, केवल और केवल यहीं जन्म मिले। आगे कहता है कि मैं प्रेम में विह्वल होकर कि ये चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहता हूं। मैं सारस बनना चाहता हूं, कौवा बनना चाहता हूं, चिड़िया बनना चाहता हूं, चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन मैं जन्म यही लेना चाहता हूं। यहां के अतिरिक्त मैं जन्म नहीं लेना चाहता। दूसरी बात अगर कहें, उसका मानना है कि भले ही मेरा स्वरूप बदला हुआ है, भले ही मेरा स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन किंतु हम इस बात को कह सकते हैं कि मातृभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य में युक्त रहने का अवसर उस बदले हुए रूप में मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? उसी बदले हुए रूप में हमें अवसर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मैं केवल यही जन्म लेना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। अगला प्रश्न है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। अगले जन्म में बात करें तो बंगाल आने की प्रबल इच्छा तो कवि की है ही, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, और देखा जाए कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो इस कविता के माध्यम से बंगाल की धरती के प्रति अपना उत्कृष्ट प्रेम प्रकट करने के साथ साथ बंगाल की प्रेमी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बंगाल की प्रेम भावनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। प्रेम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, आगे प्रश्न पर चलते हैं। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट करें। कवि कहता है, कवि सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है और बंगाल के प्राकृतिक वातावरण में सारस खूबसूरत पक्षी है। अगर देखा जाए तो जो सारस है वह सारस बहुत खूबसूरत पक्षी है। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल की छटा इसकी दोगुनी बढ़ा देती है भाई। रंगीन बादलों में अगर सारस उड़ते हुए दिख जाए तो भाई छटा इसकी अनमोल हो जाती है। आगे अगर देखें तो जो अनायास ही अपनी सुंदरता के प्रति लोगों को आकर्षित करता है, जबरदस्ती आकर्षित कर लेता है, विशेषकर शाम के समय जब ब्रह्मांड में अंधेरे का वातावरण हो और उस समय जब सारस झुंड के साथ घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है और इसी सुंदरतम दृश्य को देखते हुए वह मन को मोह लेता है कवि की, और इसी मनोरम छवि को वह अगले जन्म भी देखते रहने की बात करता है। वो चाहता है कि यही मनोरम दृश्य मैं हर जन्म में देखता रहूं, हर दृश्य में हर बार देखूं, हर जन्म में। आगे देखते हैं, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। कविता की चित्रात्मकता पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो यहां पर बिंबों को सौंदर्यपूर्ण क्या दिया गया है? भाषा शैली भी चित्रमयी हो गई है। अगर देखें तो भाषा अपने आप चित्र प्रदर्शित हो रहा है। इसकी भाषा को पढ़ते जाइए, चित्र अपने आप आगे दिखेगा। अब जैसे शाम के वक्त सारस उड़ता हुआ रहा तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा, हाँ ऐसे ही आता है सर। तो भाषा चित्रात्मक रूप कब कही जाती है? जब आप भाषा कोई चीज हो और आप पढ़ते जाएं और आपके सामने चित्र बनता जाए। ठीक है, ऐसी ही रचना आपके मुंशी प्रेमचंद जी किया करते थे। उनके उपन्यास कभी पढ़िए, आपके आगे आपके मन में जो है मस्तिष्क में अपने आप दृश्य कूदते लगेंगे, आपके मन में अपने आप मस्तिष्क में आपके चित्रात्मक चित्र प्रदर्शित होते रहेंगे। और खेतों में हरे भरे लहलहाते धान कटाल की छाया, हवा चलने झूमती हुई वृक्षों की टहनियां, ये सारी रूपरेखा चित्रित हैं। और आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्याकालीन लौटते समय सारस के जो झुंड हैं, ये चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं। देखिए ये शब्द ही है, लेकिन सारस का नाम लेते ही आपके मन में वही दृश्य कौन जाता है कि हाँ जैसे सारस वापस आता है। ये भी हो गया। छठा प्रश्न है, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इसमें सौंदर्य वातावरण में बिंबों की सौंदर्यमयी चित्रमयी शैली में किए गए हैं, जैसे कि बंगाल के नव युवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित है। ये लोग क्या करती हैं? अपने पैरों में घुंघरू बांध के चलती हैं। और अगर देखें हम तो हवा का झोंका वृक्षों की डाली को झूला के रूप में प्रदर्शित करती हैं। एक अलग तरीके से इनका प्रदर्शन होता है। इनके पैरों में जब घुंघरू बंध जाता है तो अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत करती हैं और इनकी छवि ही मनमोहक हो जाती है बाबू। और आगे अगर देखें तो वृक्षों की डाली में जब झूमा करते हैं तो आकाश में
जो हंसों का झुंड है ये अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरता है, अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरता है ये, अगर देखें तो इसकी बात ही अलग है। आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। प्रश्न के कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अगर हम सार्थकता की बात करें तो विधा के अंतर्गत जो भी रूप तैयार होता है वह शीर्षक के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और शीर्षक साहित्य विधा के सिर होते हैं। शीर्षक ही क्या है, आपके साहित्य का विधा का सिर होता है। शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शीर्षक से ही आपको पढ़ने के अंदर की प्रबल इच्छा जागृत होती। देखें यार, लौट कर फिर आऊंगा, देखूं क्या बात कर रहा है, किस लिए लौट कर आने की बात कर रहा है। आपके मन में कई सारे प्रश्न कूदने लगते हैं। देखा जाए तो इसमें जीवनी घटना, शीर्षक, विषय वस्तु, सारी बातों का उद्देश्य छिपा हुआ है और यहां उद्देश्य के आधार पर ही शीर्षक रखा गया है। और देखें तो कवि की उत्कृष्ट इच्छा है कि मातृभूमि की पुनर्जन्म की, और शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है। अगर देखा जाए तो मैं लौट कर फिर आऊंगा, ये कविता जो है या इसी के इर्द गिर्द ही घूमती है पूरी की पूरी अंत तक, क्योंकि बार बार वो अपनी मातृभूमि के लिए पुनर्जन्म लेने की बात करता है। अपनी मातृभूमि के लिए क्या करते हैं, पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। आगे देखते हैं, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, क्या कारण हो सकता है। कवि अगले जन्म में पुनर्जन्म संशय इसलिए होता है कि मनुष्य जीवन ईर्ष्या, कटुता आदि से पूर्ण होता है। इसमें छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सब होते हैं। और अगर हम बात करें, जब छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सब है तो हम इस बात को कह सकते हैं क्या, कि मनुष्य अपनी इन चीजों को उपस्थित करने के साथ साथ आपसी विद्वेष से जीवन एकदम बेकार कर लेता है और पराधीन भारत की दुर्दशा से विक्षुब्ध हो जाता है। व्यक्ति पराधीन होते चले जा रहे हैं, स्वाधीन तो कोई बन ही नहीं पा रहा है, सब पराधीन की दृष्टि में कौनते जा रहे हैं। और अतः वह पक्षी कुल को उत्तम मानता है, इसीलिए वो कहता है कि पक्षी का जो कुल है, पक्षी जो होते हैं वो एकदम सही मानते हैं। आगे देखते हैं, इनकी व्याख्या करना है क्या, कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में बांधूं। इसकी व्याख्या करें तो प्रसंग निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं ये जीवनलाल के द्वारा, जीवनानंद द्वारा लिखी गई हैं और यह अवतरण बंगला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवनानंद दास द्वारा लिखी गई हैं। लौट कर फिर आऊंगा और कविता से उद्धृत है। और इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की बात करते हैं और अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का दर्शन करवाते हैं। इनका जो प्रेम है वो अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम है, एकदम इनकी मातृभूमि का सच्चा प्रेम है। और आगे अगर देखें तो एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। यहां पर इस कविता में ये कहते हैं कि बनकर शायद हंस मैं, हो सकता है कि मैं हंस बनकर के वापस आऊं, या किसी किशोरों का घुंघरू लाल पैरों में, हो सकता है कि किसी किशोरी का, जिससे किशोरियां होती जो घुंघरू बांध करके आती, हो सकता है मैं ऐसे बन के आऊं। मैं अगले जन्म में मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने का विचार प्रकट करता हूं। वह हंस, किशोरी और घुंघरू के बिंब शैली में अपने आप को उपस्थित करता है। वह कहता है कि जहां की किशोरियों के पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के समान मधुर चाल में अपनी नाच से लोगों को आकर्षित करती, यही रूप धारण कर करके मैं चाहता हूं कि मैं भी आकर्षित करूं और बंगाल की नदियों में तैरने का एक अलग आनंद अनुभूत करूं। क्या करूं, बंगाल की नदियों में तैरने का एक अलग आनंद अनुभूत करूं। फिर आऊंगा मैं लौट कर एक दिन बंगाल में, और यही चाहता है कि मैं अपनी मातृभूमि में फिर से वापस आऊं। मैं केवल यहीं आऊं, अपने मातृभूमि में आऊं, कहीं और नहीं। कविता के आसपास की बात करें अगर हम, तो वो मातृभूमि में ही जन्म लेना चाहता है और इस कविता की मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम दिखाई पड़ता है। इस कविता का वर्ग 11 की पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 1 में मातृभूमि दोनों कविताओं की तुलना करते हुए टिप्पणी लिखी है। अब देखा जाए तो अंश का पता चलता है। यहां पर अगर हम बात करें तो यह आपकी कक्षा 11 में भाग 1 में दिया गया है, इसको आप जरूर आगे पढ़िएगा, आगे आपको प्राप्त होगी। आपने इस दृष्टि से कभी अपनी मातृभूमि को देखा है? अपनी मातृभूमि की सुंदरता पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि आप अगले जन्म में क्या चाहते हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि हम भी अपने मातृभूमि पर ही जन्म लें, कहीं और जन्म लेने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने मातृभूमि पर ही रहूं, यहीं पर जन्म लूं और यहीं पर मैं पुनः मृत्यु को प्राप्त करूं। और अगर मुझे जितनी बार भी जन्म मिले, मैं चाहूंगा अपने भारत में ही जन्म लूं। और मैं यही आशा करता हूं कि आप सबका भी यही मनोदशा होगी, यही दृष्टियां होंगी। और कविता का सारांश अगर हम बात करें तो कह रहा है, ये आगे कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करें और साथ ही साथ क्या करें, लिंग परिवर्तन के साथ आवश्यकता पड़ने पर समानार्थी शब्दों का चयन करें। तो इनका लिंग परिवर्तन की बात करता है अगर, तो भैया जैसे नदी है तो नदी का क्या हो जाएगा, नद हो जाएगा। कौवा है, कौवा का क्या हो जाएगा, कौओं। भोर है तो भोर का क्या हो जाएगा भैया, सुबह। और नई का हो जाएगा नया। हंस का हो जाएगा हंसिनी या हंसी। किशोरी का हो जाएगा किशोर। हवा का क्या हो जाएगा जी, हवा का पवन। बच्चा का बच्ची, बादल का वर्षा और सारस का मादा सारस।
सारस का क्या हो जाएगा? मादा सारस। आगे चलते हैं बाबू। कविता से विशेषण चुने और उनके लिए स्वतंत्र विशेष पद चुने। कविता से विशेषण चुनना है, जैसे बहती, बहती का नदी, नई का फसल, गंदा का पानी, फटे का पाल और रंगीन का बादल। जैसे रंगीन शब्द आया, अब रंगीन क्या होगा? रंगीन बादल। फिर मान लो बहती, बहती भी विशेषण है, तो बहती क्या होता है भैया? नदी बहती है। ठीक है, ऐसे शब्दों का कविता में प्रयुक्त सर्वनाम चुने और उनका प्रकार भी बताएं। अब इसमें सर्वनाम को चुनना है, जैसे जो, मैं, तुम, कोई। जैसे जो, मैं, तुम या फिर कोई। अब इसका अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या करना है? चुने और उनका प्रकार भी बताएं। अब इनका प्रकार, मैं कैसा सर्वनाम है? सारे बच्चे बताएं। जो कैसा? क्योंकि हम सर्वनाम आपको पढ़ा चुके हैं। जो क्या है? ये संबंधवाचक है। ये क्या दर्शाता है? संबंधवाचक। ठीक है बाबू। और दूसरा क्या दर्शाता है जी? पुरुषवाचक। मैं क्या है? पुरुषवाचक। फिर आपका तुम क्या है भैया? ये भी पुरुषवाचक। और आपका कोई क्या है भैया? अनिश्चयवाचक। कोई में मतलब निश्चित नहीं है ना, अनिश्चयवाचक। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं भैया, सर्वनाम पढ़ा चुका हूं आपको। तो अबाबील का मतलब होता है एक प्रसिद्ध काली छोटी चिड़िया, काली छोटी चिड़िया जो उजाड़ मकानों में रहती है, भांडकी। और पेंग क्या होता है? झूले का ढोलन। और रूपसा क्या होता है? बंगाल की नदी विशेष। सारस क्या होता है? पक्षी विशेष, क्रॉन्च, क्रॉन्च होता है। ठीक है जी। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कविता। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और यही आशा करता हूं जी। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन पर। हम यही चाहते हैं कि बाबू जो बच्चे नए तक हैं और जो अभी अंत तक जुड़े हुए हैं, मैं प्लीज, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें बाबू। और चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इसी से आप हमारी एनर्जी बनेगी, बूस्टअप होगी, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है बाबू? तो चलिए फिर आप लोग आज के लिए बस इतना ही। मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें भाई, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। और भैया पद्य का मजा लेते रहिए। पद्य में यही है कि जब तक आप गाएंगे नहीं, सुरमई नहीं होंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। नमस्कार, धन्यवाद बाबू।